इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि रिसर्च पेपर या थीसिस को लिखते कैसे हैं, इसके कौन से चैप्टर्स होते हैं, कितना वर्ड काउंट होएगा, कौन से कंपोनेंट्स होंगे इनके। सबसे पहले डिफरेंस क्या है थीसिस और रिसर्च पेपर में। थीसिस होता है एक्चुअली जब कोई भी रिसर्च जो किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप करते हो। फॉर एग्जांपल बीएस में प्रोजेक्ट करते हो, वो भी थीसिस है। एमफिल में रिसर्च करते हो, वो भी थीसिस है। और पीएचडी में रिसर्च करते हो, वो भी थीसिस है। और रिसर्च पेपर होता है उसी थीसिस को जब आप पब्लिश करवा लेते हो ताकि जनरल पब्लिक या सारे पूरी दुनिया में वो लोग उस आपके काम को पढ़ सकें, उसे रिसर्च पेपर कहते हैं। सबसे पहले रिसर्च होती क्या है? रिसर्च का अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर मीनिंग देखें तो डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज या न्यू इन्फॉर्मेशन। और सेकंड, पहले किसी ने कोई काम किया था उसको वेरीफाई करना। ये हम सारा प्रोसेस क्यों करते हैं? कोई भी फील्ड आपकी, चाहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इकोनॉमिक्स, कोई भी है, हर फील्ड के अंदर लोग रिसर्च कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं। जो बुक्स हमें पढ़ाई जाती हैं क्लासरूम के अंदर वो 15-20 साल पीछे होती हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके अंदर शामिल नहीं होती। अगर आपने अपनी फील्ड के अंदर देखना हो कि आजकल काम क्या चल रहा है तो आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो बुक्स इतनी पीछे क्यों होती हैं? फॉर एग्जांपल फिज़िक्स की थ्योरी है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक हो गया। तो ये सबसे पहले किसी बंदे ने कहा था, उसके बाद दूसरे बंदे ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, वेरीफाई करना शुरू किया क्या ऐसा है या नहीं है। फिर एक और ने किया, सोन। जब बहुत ज़्यादा बंदों ने उसको वेरीफाई कर दिया फिर जाके वो बुक का हिस्सा बना। तो जो बुक्स होती हैं उसको लेटेस्ट नॉलेज से 15-20 साल पीछे होती हैं। बुक्स आपको बेस प्रोवाइड करते हैं और उस बेस को यूज़ करते हुए फिर आप रिसर्च पढ़ते हो ताकि आपको लेटेस्ट नॉलेज का पता लग सके। अब जब रिसर्च हो जाती है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी एरिया पे काम करते हो, उस काम को करने के बाद आप चाहते हो कि लोग पॉलिसी मेकर या जनरल पब्लिक को पता हो, तो कैसे होएगा? आप उस रिसर्च के बारे में कोई कॉलम या न्यूज़ एडिटोरियल लिखते हो, फिर आप न्यूज़पेपर्स की जो एजेंसीज़ हैं उनको सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने 2 स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं इसके अंदर। ये एक वाशिंगटन पोस्ट का है, वो लिख रहा है लिविंग नियर ग्रीन स्पेसेस कुड ऐड 2.5 ईयर्स टू योर लाइफ, न्यू रिसर्च फाइंड्स। किसी ने रिसर्च की, उसने कहा अगर आप ग्रीन स्पेसेस के पास रहेंगे, मतलब ग्रीनरी के पास, तो आपकी जो एज है वो 2.5 ईयर्स ज़्यादा होगी। इसी तरह ये न्यूयॉर्क टाइम्स में एक है, किड्स एज यंग एज 8 आर यूजिंग सोशल मीडिया मोर देन एवर। आजकल जो 8 साल के बच्चे हैं वो रिकॉर्ड हाई सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। ये कैसे पता लगा इनको? इन्होंने रिसर्च की है। ये मैं सिंपल एग्जांपल लिखी है जस्ट समझाने के लिए कि किस तरह ये इसकी बैक पे, ये जो इनकी फाइंडिंग्स है इसकी बैक पे बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम है एक। ये जनरल पब्लिक को ये बताया जा रहा है लेकिन इसके पीछे सर्वे हुआ है, फिर मेथोडोलॉजी लगाई होएगी कोई ना कोई, फिर रिजल्ट्स इस तरह एंड सो ऑन। बहुत प्रोसेस है, उसी प्रोसेस का नाम रिसर्च है। ये एक और एग्जांपल मैंने लगाई है डेली मेल न्यूज़पेपर की। पीपल विद मोर देन 7 आवर्स ऑफ फ्री टाइम पर डे आर लेस सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। जो लोग दिन में 7 घंटे या इससे ज़्यादा फ्री रहते हैं वो कम सेटिस्फाइड और कम खुश हैं अपनी ज़िंदगी से। ये कैसे पता लगा? किसी ना किसी ने रिसर्च की है। इसी तरह जब भी कोई बंदा नई रिसर्च करता है, नया काम करता है, वो डेटा कलेक्ट करता है। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल यही आप हम क्वेश्चन लेते हैं कि क्या उसने ये पूछा होगा, ये रिसर्च ये बता रही है कि क्या जो लोग फ्री रहते हैं उससे बंदा खुश रहते हैं या सैड रहते हैं। तो रिसर्च ने ये प्रूव किया कि नहीं, सैड नहीं रहते। फॉर एग्जांपल उन्होंने 50,000 बंदों से पूछा होएगा जाके कि कितने घंटे फ्री रहते हो, फिर ज़िंदगी में खुशी के बारे में उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे। उन क्वेश्चन को फिर उन्होंने कोई टेक्निक लगा के फिर रिज़ल्ट्स निकाले होंगे। उन रिज़ल्ट्स को फिर अखबार में ये पब्लिश होता है। सिंपल ठीक हो गया। तो बैक पे सारी रिसर्च होती है, उसी को हमने सीखना है कि कैसे होती है। तो जब रिसर्च आप कर लेते हो तो आपने उसको फिर पब्लिश करवाना होता है, जो कि बाद में आपका बन जाता है रिसर्च पेपर्स। बहुत सी एजेंसीज़ हैं या पब्लिशिंग हाउसेस हैं जो आपकी रिसर्च को पब्लिश करते हैं, जिसमें स्प्रिंगर है, साइंस डायरेक्ट है, इसके अलावा एल्सेवियर है, टेलर एंड फ्रांसिस है, इंडर साइंस है, आईजीआई, ग्लोबल, नोवा, ये मैकग्रा-हिल, विले, ये पियर्सन, ये कंपनीज़ हैं जो रिसर्च को पब्लिश करती हैं। स्प्रिंगर हो गया, साइंस डायरेक्ट हो गया। जब आप रिसर्च कंप्लीट अपनी कर लोगे, अगर वो क्वालिटी आप फिर इन जर्नल्स, इन कंपनीज़ को भेजोगे। फॉर एग्जांपल स्प्रिंगर एक कंपनी है, उसके आगे जर्नल्स हैं जो कि रिसर्च को पब्लिश करते हैं।
इनके अगर आप इकोनॉमिक्स में काम कर रहे हैं तो इनके इकोनॉमिक्स के बेतहाशा जर्नल्स हैं। इसी तरह आप केमिस्ट्री में कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के, स्प्रिंगर में अब इकोनॉमिक्स के बहुत से जर्नल्स हैं। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं तो आपकी रिसर्च कहाँ पब्लिश होएगी? मॉनेटरी पॉलिसी के जर्नल में। तो आप स्प्रिंगर की वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के कौन से जर्नल्स हैं। जो जर्नल आपको अच्छा लगेगा, मतलब जो लगेगा कि यार ये जर्नल, हर जर्नल की अलग से पेज होएगा फिर वहाँ पे स्प्रिंगर का। उस पेज को खोलेंगे तो वो बताएगा हम किस तरह की रिसर्च को पब्लिश करते हैं। अगर वो रिसर्च का जो स्कोप वहाँ पे लिखा है और जो आपने काम किया वो दोनों मैच कर गए तो फिर आप अपना पेपर उनको सबमिट करवा देते हो कि ये मैंने नई रिसर्च की, आप इसको रिव्यू करें और बताएं क्या नया है और मेरा पब्लिश करें। तो वो क्या करते हैं, फिर उन्होंने आगे 3 डिफरेंट कंट्रीज़ के 3 फुल प्रोफेसर्स को या रिव्यूअर्स को सेंड करते हैं। वो रिव्यूज़ उसको चेक करते हैं, अगर तो नया काम हो कुछ फिर वो पब्लिश हो जाता है। इसी तरह साइंस डायरेक्ट भी एक कंपनी है, इसी तरह सोन बहुत सी कंपनीज़ हैं। ये कंपनीज़ अब कुछ जर्नल्स बहुत क्वालिटी के हैं, टॉप रैंक के हैं, जिस तरह अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू हो गया, ठीक हो गया, इकोनोमेट्रिका, ये नेचर, ये बड़े टॉप के जर्नल्स हैं, ठीक है। वहाँ पे मुश्किल होती है पब्लिश आपकी रिसर्च। सो मतलब जब आप थीसिस कर लोगे तो उसको आपने पब्लिश करवाना होता है, और पब्लिश कहाँ होएगा? ये कंपनीज़ हैं जिसको आपने अपना रिसर्च अपनी सेंड करनी है। अब आते हैं, रिसर्च आपने कर ली, उसके चैप्टर्स कितने, कौन कौन से चैप्टर्स होंगे और वर्ड काउंट क्या होएगा टोटल। अच्छा, हर पेपर, आप कोई भी रिसर्च पेपर उठा के देख लें या थीसिस उठा के देख लें, उनके चैप्टर्स ऑलमोस्ट ये सेम ही होते हैं, जस्ट नाम चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, पहली बात तो ये, पहला चैप्टर हमेशा इंट्रोडक्शन का होएगा, चाहे कोई भी थीसिस उठा के देख लें, चाहे कोई भी रिसर्च पेपर। दूसरा लिटरेचर रिव्यू का, तीसरा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, चौथा फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स का, पांचवा डिस्कशन का, छठे पे कंक्लूजन होता है और एंड पे रेफरेंसेस होते हैं। तो ये कुछ बंदे लिटरेचर रिव्यू को रिलेटेड लिटरेचर हेडिंग दे देंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी को रिसर्च मेथड्स दे देते हैं, फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स को आउटकम्स भी कह देते हैं। तो बस नाम चेंज कर देते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ये जो मैंने इस स्लाइड के अंदर जो मैंने लिखा है ये कॉमनली यूज्ड है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर आएगा, उसके 1000 कोई, अच्छा ये स्टैंडर्ड नहीं है कि इतने ही वर्ड्स होने चाहिए, ऑलमोस्ट अगर इसको फॉलो करेंगे तो एक स्टैंडर्ड डिग्री की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और आप इसे डेविएट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आइडियल है, यूँ कह लें कि जर्नल है, ये कॉमनली यूज़ हो रहा है। इंट्रोडक्शन आपका 1000 वर्ड्स का होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू 3000 वर्ड से कम ही हो, ज़्यादा ना हो। रिसर्च मेथोडोलॉजी आपकी 1500 वर्ड्स की होनी चाहिए। फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स क्योंकि सिर्फ टेबल्स होते हैं 500 वर्ड्स, डिस्कशन के 3000 वर्ड्स और 1000 आपके कंक्लूजन के। अब हम एक एक चैप्टर को देखेंगे कि किस में, हर चैप्टर में आपने क्या लिखना है और कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहले अगर आप बैक पे जाएं, ये है रिसर्च के सारे चैप्टर्स। चैप्टर से पहले एक पेज होता है, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपने ये ऑलमोस्ट 150 वर्ड्स से 200 के अराउंड होना चाहिए, 150-200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से जर्नल्स ऐसे हैं जो 200 वर्ड से जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो सबमिशन ही नहीं होती। तो 200 जितना कंसाइज रखोगे उतना ही अच्छा है। ये क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट होता है क्रक्स ऑफ रिसर्च। आपने जो सारी रिसर्च की है उसका क्रक्स, इसमें आपने फॉर एग्जांपल आपने सिंपल से सिंपल लिखना होता है, कुछ भी कम्प्लेक्स नहीं लिखना। आपने फॉर एग्जांपल आप रिसर्च कर रहे हैं कि क्या एफडीआई का इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट है या नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, या यूँ कह लें कि स्मोकिंग का हेल्थ पे इम्पैक्ट है या नहीं। तो आपने लिखना है, सबसे पहली लाइन में आपने एब्स्ट्रैक्ट में लिख देना है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज़ टू फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन हेल्थ, मतलब सिंपल लाइन में। फिर आपने लिख देना है कि डेटा कहाँ से है, एक लाइन उसकी हो गई। फिर आपने एक लाइन लिख देनी है कि मेथोडोलॉजी कौन सी लगाई। फिर 2-3 लाइनें आपने ये लिख देनी है कि आपकी मेन फाइंडिंग्स क्या हैं। इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना। 150 to 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर रिसर्च का क्रक्स होता है, निचोड़ होता है, जो आपने पूरी रिसर्च किया ये सबसे पहले आएगा आपका, ठीक है। एक्चुअली इसको लिखते एंड पे हैं, एंड पे इन सेंस के सारी रिसर्च कर लेते हो, सारे चैप्टर्स लिख लेते हो, फिर एंड पे आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, लेकिन ये होता सबसे टॉप पे है। इसके अंदर फिर आपने ऊपर एक पैराग्राफ यानी कि 150 वर्ड्स का आपने लिखना होता है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, और नीचे कीवर्ड्स लिखने होते हैं। कीवर्ड्स लिखने से पढ़ने वाले को हेल्प मिल जाती है कि यार किस तरह की रिसर्च है। फॉर एग्जांपल आप स्मोकिंग का हेल्थ पे इम्पैक्ट देख रहे हैं तो आपके कीवर्ड्स होंगे स्मोकिंग, हेल्थ। अगर पाकिस्तान में कर रहे हैं तो पाकिस्तान, आगे लिख दोगे सर्वे डेटा, जो भी है इस तरह की। मैं 1-2 एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ इसकी कि कैसे होएगा।
फिर अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने एक कीवर्ड्स के नीचे जेल क्लासिफिकेशन भी लिखनी है। जेल स्टैंड्स फॉर जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स लिटरेचर, ठीक हो गया, JEL। तो इस जेल क्लासिफिकेशन का फ़ायदा क्या होता है? जेल का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपने ना ये एक क्लासिफिकेशन दी हुई है उन्होंने, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, फिस्कल पॉलिसी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उनको कोड्स असाइन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। अगर आपने काम किया हो सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स पे तो आप जेल क्लासिफिकेशन में लिखेंगे A14। अगर आपने काम किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे तो इस तरह ये तो A कैटेगरी में मैं हूँ ना, नीचे जाएंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी आपको मिल जाएगा। तो ये कैसे मिलेगा? विकीपीडिया में भी पड़ा हुआ है ये सारे कोर्स, या आप सिंपल गूगल में जाके लिखें जेल कोर्स तो आपको मिल जाएंगे। ये सिर्फ उनके लिए जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, दूसरों के लिए नहीं है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट की 2 एग्जांपल्स हैं। ये देखें, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये कोई रिसर्च है, ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा गया है और ये कीवर्ड्स हैं। इनोवेशन, ये इनोवेशन पे काम किया है। इनोवेशन, नॉलेज कैपिटल, फर्म परफॉर्मेंस पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में काम हुआ है। इनोवेशन का फर्म्स की परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट है, तो इस तरह लिखते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, निचोड़, ये उसके कीवर्ड्स होते हैं। और अच्छा, ये इसकी सेटिंग डिफरेंट तरह की है, ये सेटिंग आपने फॉलो नहीं करनी। ये जो जर्नल है ना, एशियन जर्नल ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन, उनकी अपनी सेटिंग है, इसको फॉलो नहीं करना। ये जस्ट हर जर्नल की अपनी अपनी सेटिंग होती है। अब ये देखें, जिस तरह ये एक जर्नल है, पेपर है किसी जर्नल का, ऊपर आपका टाइटल आएगा, इधर आपने एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिखना है और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है, इसने यहाँ पे लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट है उसका। ये जेल क्लासिफिकेशन है, ये देखें लिखा हुआ O12C33। इससे फ़ायदा ये होता है कि पढ़ने वाले को पता लग जाता है कि कौन सी फील्ड में ये काम, कौन से एरिया का काम है। जिस तरह ये देखें, अगर मैं लिख दूँ ना A14, इधर मैं अगर लिख दूँ A14 तो वो समझ जाएगा कि सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स का काम है ये। तो ये जेल कैटेगरीज अगर आप लिख दो तो भी ठीक है, ना भी लिखो तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। नीचे कीवर्ड्स, अब ये देखें, ये काम है फर्म साइज, ह्यूमन कैपिटल एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्म प्रोडक्टिविटी। ये कोई फर्म की प्रोडक्टिविटी पे काम किया है तो उसने नीचे कीवर्ड्स लिख दिए हैं, अफ्रीकन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्टिविटी, अर्निंग, ह्यूमन कैपिटल। इस तरह आप भी लिख सकते हो कीवर्ड्स, ये आपने लाजमी लिखने हैं ताकि पढ़ने वाले को आइडिया हो जाए कि ये किस तरह का काम है, ठीक है। तो ये इसने किया इनोवेशन पे काम। अच्छा, ये कोई रूल नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह के मर्ज़ी कीवर्ड्स लिखते हैं, इसमें कोई नहीं है कि ये लिखना ये नहीं। बेस्ट वे ये होता है कि आप अपने टाइटल में देखो कौन से वर्ड यूज़ हो रहे हैं, जो टाइटल में वर्ड यूज़ हो रहे हैं ना मेन उन्हीं को लिख दो। 2-3 बहुत होते हैं कीवर्ड्स, इसने तो काफ़ी ज़्यादा लिखे हैं ना, इसने 1 2 3 4 लिखे हैं, तो बस आपकी मर्ज़ी है। पहला चैप्टर एब्स्ट्रैक्ट का होगा, इसके अंदर क्रक्स लिखना है आपने सारा कि आपकी रिसर्च में क्या है। जिस तरह ये देखें, इसमें लिखा हुआ है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये था, डेटा यहाँ से आया, फाइंडिंग ये थी, बस ख़त्म। इसी तरह आपने करना है। फिर आएगा चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन का चैप्टर। आपके थीसिस का जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, अच्छा डिफरेंट बंदे डिफरेंट तरह से लिखते हैं इंट्रोडक्शन को। जो बेस्ट वे है उसमें ये होता है कि बैकग्राउंड क्या है रिसर्च का, मतलब आप किस एरिया पे काम कर रहे हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप देख रहे हो, पर्पस ऑफ स्टडी, आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं आपके, रैशनल ऑफ स्टडी, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे, स्कोप ऑफ स्टडी, किस किस जगह ये लगेगी स्टडी, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, मेन जो आपकी चीज़ें हैं उनकी डेफिनेशंस, और चैप्टर समरी। ये कॉमनली ये यूज़ हो रहा होता है। आपने पहले हेडिंग लिखनी है बैकग्राउंड ऑफ स्टडी, इसके अंदर आपने 1-2 पैराग्राफ लिख देने हैं कि फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं ना इकोनॉमिक ग्रोथ पे और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो आपने पहला पैराग्राफ लिख देना कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी रही, पाकिस्तान एक कंट्री है, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी है, इसको ये स्ट्रगल है। अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ और FDI आप ये देख रहे हो कि एक्सपोर्ट्स का इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है या एक्सपोर्ट्स का इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो आप 1-2 पैराग्राफ लिख दो बैकग्राउंड में कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स का इकोनॉमी पे बड़ा इम्पैक्ट है, और पाकिस्तान के अगर प्रीवियस 50-60 साल देखें तो एक्सपोर्ट्स ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक हो गया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसके अंदर आपने वो चीज़ लिखनी है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखोगे कि क्या पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स फर्ज करें आप कह रहे हो कि यार एक्सपोर्ट का इकोनॉमी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन एक्सपोर्ट्स को सब्सिडी देनी चाहिए, जो एक्सपोर्टर जो बंदे हैं जो चीज़ें बनाने को सब्सिडी देनी चाहिए। जब सब्सिडी की बात करेंगे तो इसका मतलब आप ये देखो कि क्या सब्सिडी देने से
एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे और इकोनॉमी अच्छी होगी या नहीं होगी। तो इस तरह आप एक अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना लोगे, जिस तरह की भी आपकी रिसर्च है। पर्पज़ ऑफ स्टडी, इसमें आप क्लियर कट अपना पर्पज़ लिखोगे कि क्या है। इसमें कैसे होएगा, हमारा पर्पज़ होएगा, द पर्पज़ ऑफ द स्टडी इज़ टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इस तरह का। ठीक हो गया। रिसर्च क्वेश्चन, उसी पर्पज़ को आपने क्वेश्चन की शक्ल में लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल, डज एक्सपोर्ट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस तरह रिसर्च क्वेश्चन बन जाएगा। रैशनल ऑफ स्टडी अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं, आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो। स्कोप ऑफ स्टडी, स्कोप में आपने लिख देना है कि मेरी स्टडी किस किस जगह वैलिड है। ऑब्वियसली आपकी, अगर आप एक्सपोर्ट्स पे काम कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में काम आएगी। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, इसके अंदर आपने अपनी मेन जो चीज़ें उनकी डेफिनेशन लिख देनी है। अगर यही टॉपिक है आपका तो आप एक्सपोर्ट्स की डेफिनेशन लिखोगे, आप इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन लिखोगे। आपने कोई और चीज़, अगर आपने फॉर FDI भी आपने वेरिएबल यूज़ किया तो उसकी भी डेफिनेशन लिखोगे। तो मेन चीज़ों की डेफिनेशन लिखोगे। चैप्टर समरी, ये आखिरी पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर आपने समरी लिख देनी है कि आने वाले जो मेरे पेपर्स जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर क्या होएगा। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर आपका आएगा लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू में एक्चुअली आपने हाइपोथेसिस बनाने होते हैं। हाइपोथेसिस क्या होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको आपने टेस्ट करना होता है। कैसे होता है, लिटरेचर लिखने के डिफरेंट तरीके हैं। इसका जो बेस्ट वे ये होता है कि आपका जो भी टॉपिक है, आप उस टॉपिक को जाके गूगल स्कॉलर में लिखो। फॉर एग्जाम्पल, आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन इकोनॉमी या इम्पैक्ट ऑफ टोबैको यूज़ ऑन हेल्थ। तो आप जब लिखोगे ना गूगल स्कॉलर में जाके इम्पैक्ट ऑफ टोबैको यूज़ ऑन हेल्थ, तो आपको बेतहाशा पेपर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट टाइटल के पेपर नहीं मिलेंगे जिसमें लिखा हो इम्पैक्ट ऑफ टोबैको ऑन। थोड़े डिफरेंट होंगे। किसी ने अमेरिका में काम किया होएगा, किसी ने पाकिस्तान में किया होगा, किसी ने चाइना में, किसी ने साउथ अफ्रीका में। तो हर एक ने अपना टाइटल डिफरेंट रखा होएगा। अगर सेम टाइटल रखें तो वो फिर मिक्सिंग हो जाएगी। हर रिसर्चर चाहता होता है कि उसकी रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाए, तो वो कोशिश करते हैं कि टाइटल डिफरेंट हो। तो टाइटल आपको सेम नहीं मिलेंगे, टाइटल डिफरेंट ही मिलेंगे। जो भी आपकी रिसर्च है, आप अपने टॉपिक को एग्जैक्ट जाके गूगल स्कॉलर में लिखेंगे, आपको बेतहाशा नीचे पेपर्स मिल जाएंगे। उन पेपर्स को आपने पढ़ना है और उनकी समरी लिखने को कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। कैसे, आपने सारा पेपर नहीं पढ़ना होता, जस्ट एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेना, तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर सारा क्रक्स लिखा होता है, उसी को आप अपने वर्ड्स में लिखते हो, उसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। फॉर एग्जांपल, आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ टोबैको यूज़ ऑन हेल्थ। आप जाके गूगल स्कॉलर में लिखो इम्पैक्ट ऑफ टोबैको यूज़ ऑन हेल्थ, आपको बेतहाशा पेपर्स मिल जाएंगे। 15-20 पेपर्स को डाउनलोड करो, उनके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते जाओ, अपने वर्ड्स में पैराग्राफ में लिखते जाओ। 20 पेपर हैं तो 20 पैराग्राफ आप लिख सकते हो। लाजमी नहीं है कि हर पेपर का एक ही पैराग्राफ हो, आप एक पैराग्राफ में 2-3 पेपर्स को भी रिव्यू कर सकते हैं। नाम से ही जाहिर है ना, लिटरेचर रिव्यू, यानी कि जो आपका काम है उसके ऊपर पहले भी काम हुआ होएगा, वो काम क्या हुआ है उसका रिव्यू लिखना होता है आपने। ये बनी हुई है एक शेप, कौन सी बनी हुई है, ये कहता है कि आपने लार्जर पेपर वो वाले पहले लिखने होते हैं जो जिनका ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है, फिर आपने आहिस्ता नैरो करते आना होता है और हाइपोथेसिस की तरफ जाना होता है। हाइपोथेसिस का मतलब है ऐसा काम जो आप टेस्ट करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, क्या हेल्थ टोबैको यूज़ का हेल्थ पे इम्पैक्ट है या नहीं है। इसको अगर आपने देखना है टोबैको यूज़ इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, तो आप लिखते जाओगे, आप देखोगे यार अमेरिका में भी काम है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, बहुत से कंट्रीज़ में काम है, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं है। आप पहले सारे पेपर को रिव्यू करोगे, जो एंड वाला पैराग्राफ होगा उसके अंदर आप लिखोगे हमने इतना ज़्यादा रिव्यू किया पेपर्स को, लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई ख़ास काम नहीं मिला। तो हम इस पेपर के अंदर इसी गैप को, जो लिटरेचर के अंदर में गैप है ना, पाकिस्तान में काम नहीं हुआ, तो उसको हम करेंगे, एक हाइपोथेसिस बना देंगे। हाइपोथेसिस आप बना दोगे कि हेल्थ, आप लिटरेचर में किसी ने टोबैको यूज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट निकाला होएगा हेल्थ पे, किसी ने नेगेटिव निकाला होएगा, किसी ने कोई इम्पैक्ट नहीं निकाला होएगा। तो आप उन स्टडीज़ में जिन्होंने ज़्यादा काम किया, ज़्यादा ने यही कहा होगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो आप स्टेटमेंट लिखोगे हेल्थ टोबैको यूज़ हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। ये आपकी हाइपोथेसिस स्टेटमेंट होगी। इसी को आपने टेस्ट करना होता है। अगर आप एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप लिखोगे एक्सपोर्ट्स हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। ये आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस हो जाएगा, इसी को आपने टेस्ट करना है। तो लिटरेचर रिव्यू ऐसे होता है, आपने अपने टॉपिक को गूगल स्कॉलर में डालना है, उससे रेलिवेंट आपने पेपर निकालने हैं, उन पेपर्स के
एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है और अपने पैराग्राफ की शक्ल में लिख देना है। इसे है लिटरेचर रिव्यू। चैप्टर नंबर 3, इसके अंदर आपने अपनी मेथोडोलॉजी आपने इसमें बताना होता है कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स कौन से हैं, आपका डेटा कौन सा है, सर्वे डेटा है, क्या आपने लोगों से जाके पूछा है तो सर्वे डेटा होएगा, टाइम सीरीज़ डेटा है, अगर आपका फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान पे काम कर रहे हो, पिछले 50 सालों का डेटा है तो टाइम सीरीज़ डेटा है। पैनल डाटा, आप सिर्फ पाकिस्तान पे काम नहीं कर रहे, 10-12 कंट्रीज़ पे और काम कर रहे हो, लेकिन टाइम सीरीज़ डेटा है, उसे कहते हैं पैनल डेटा। अगर सर्वे डेटा है तो टेक्निक्स डिफरेंट होंगी, टाइम सीरीज़ डेटा है तो टेक्निक्स डिफरेंट होंगी, पैनल डेटा है तो टेक्निक्स डिफरेंट होंगी। हर थीसिस की टेक्निक डिफरेंट होती है, जो भी आपके थीसिस की टेक्निक होगी वो आपने लगा देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्वे डेटा पे काम कर रहे हैं तो कॉमनली यूज जो टेक्निक्स हैं वो लॉजिट मॉडल, काई स्क्वायर, को रिलेशन, टी टेस्ट्स हैं। टाइम सीरीज़ पे काम कर रहे हैं तो ARDL, वार मॉडल, जोहानसन को इंटीग्रेशन, इस तरह के मेथड्स हैं रिसर्च के। पैनल डाटा पे काम कर रहे हैं तो फिक्स्ड इफेक्ट, रैंडम इफेक्ट मॉडल हो गया, GMM हो गया, इस तरह की टेक्निक्स लगती हैं आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने अपना मॉडल डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ये आपका टॉपिक है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में सबसे पहले आपने अपना मॉडल बताना है कि कौन सा है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका होगा इकोनॉमिक ग्रोथ फंक्शन। रेमिटेंसेस क्या होती है, जब वो बाहर जाके काम करेंगे तो वहाँ से पैसे पाकिस्तान भेजेंगे अपने घर वालों को, उसे कहते हैं रेमिटेंसेस। तो जब वो पैसे भेजेंगे तो पाकिस्तानियों के पास पैसे आएंगे, इनके लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होंगे। तो रेमिटेंसेस का इंपैक्ट आप देखोगे इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इंडिपेंडेंट रेमिटेंसेस हो गया। लेकिन यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं होती, बहुत से और वेरिएबल्स भी हैं जिनका इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर है, उनको भी आपने मॉडल के अंदर डालना होता है। जितने ज़्यादा डालते जाओगे उतने ही अच्छे हैं। यहाँ पे 2 डाले गए हैं, इनको कंट्रोल वेरिएबल्स कहते हैं। अब रिग्रेशन फॉर्म, इसी को रिग्रेशन की शक्ल में लिख सकते हैं। रिग्रेशन का मतलब होता है फंक्शनल फॉर्म को रिग्रेशन की शक्ल में लिख देना। ये इसको नाम दे दिया गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ को रियल GDP, LN साथ लिखा है, लॉग लिया है, रेमिटेंसेस का भी लॉग लिया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी लॉग लिया है। लॉग लेने से चीज़ें कंप्रेस हो जाती हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज छोटी हो जाती हैं, इंटरप्रिटेशन ईजी होती है। परसेंटेज में आप बता सकते हो, यानी कि एक्सपोर्ट 1% बढ़े तो GDP कितने % बढ़ेगी, या रेमिटेंस 1% बढ़े तो GDP कितनी कम या ज़्यादा होएगी परसेंट में। तो इस तरह एरर टर्म कहते हैं। और भी बहुत से वेरिएबल्स हैं जिनका इनके ऊपर इंपैक्ट है, लेकिन हमने उनको इग्नोर किया। इग्नोर करना, ओमिट करना एरर टर्म को शो करता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आपने अपना पहले मॉडल लिखना है, फिर उसकी रिग्रेशन की फॉर्म लिखनी है। रिग्रेशन फॉर्म लिखने के बाद अब आपने टेक्निक लिखनी है, कौन सी लगानी है। अगर आपका सर्वे डेटा है तो आपने इस तरह की टेक्निक्स का लिख देना है। अगर आपका टाइम सीरीज़ डेटा है तो टाइम सीरीज़ ARDL लिख देना है। पैनल डेटा है तो पैनल की टेक्निक्स लिख देनी है। चौथा चैप्टर फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स। जब आपने अपनी टेक्निक लगानी तो रिजल्ट्स आएंगे, टेबल्स आएंगे उसके। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप EViews पे काम कर रहे हैं तो EViews से आपके टेबल्स आ जाएंगे। अगर स्टेटा पे काम कर रहे हैं तो स्टेटा में टेबल आ जाएंगे। अगर आप SPSS पे काम कर रहे हैं तो उसमें आ जाएंगे। R प्रोग्रामिंग, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं तो वो जो टेबल्स आ जाएंगे, उन टेबल्स को आपने इस चैप्टर के अंदर डालना है। कि फॉर एग्जांपल पहला टेबल हो गया, ARDL लगाया तो उसका हो गया, या कोरिलेशन मैट्रिक्स हो गया वो लगाया, या OLS सिंपल लगाया उसका। तो सारे टेबल्स वगैरह आपने इसके अंदर डाल देने हैं अपने, और उसके साथ उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है कि मेरी स्टडी जो भी फाइंडिंग्स आई, क्या फाइंडिंग्स आई। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट्स का पॉजिटिव इंपैक्ट आया, टेबल शो कर रहा है कि एक्सपोर्ट का इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट है, तो आपने ये लिख देना है। अगर रेमिटेंसेस का नेगेटिव इंपैक्ट है तो आपने लिख देना है कि नेगेटिव। तो इसके अंदर जस्ट मेन टेबल्स लिखने और आपने उनकी थोड़ी थोड़ी कमेंट्री कर देनी है। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टेबल्स के अंदर, वो है सिग्निफिकेंस को चेक करना। जो आपका टेबल होता है ये जस्ट लिखना नहीं होता, ये वाला आपने आपको वैसे ही बताने के लिए है कि अगर आप 1% पे चेक कर रहे हैं, 4 तरीके हैं चेक करने के। खैर इसको छोड़ दें सिग्निफिकेंस को, ये किसी और वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि इस तरह। तो 5th चैप्टर डिस्कशन का। डिस्कशन के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने कोई आपका टॉपिक था, आपने उसका रिसर्च क्वेश्चन बताया, रिसर्च ऑब्जेक्टिव बताए, उसके बाद आपने डेटा लिया, सॉफ्टवेयर में डाला, रिजल्ट्स निकाले, फाइंडिंग्स आ गई। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि रेमिटेंसेस का इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे आपकी स्टडी कहती है, पॉजिटिव इंपैक्ट आ गया। अब डिस्कशन के अंदर आपने उससे मिलते जुलते पेपर्स ढूंढने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फॉर एग्जाम्पल आपका रेमिटेंसेस और इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉजिटिव इंपैक्ट आया, अब आपने गूगल स्कॉलर में वापस जाना है, वहाँ से आपने पेपर्स ढूंढने हैं। कौन से पेपर्स ढूंढने हैं, ऐसे पेपर्स ढूंढने हैं जिसके अंदर भी इकोनॉमिक ग्रोथ और रेमिटेंसेस का पॉजिटिव इंपैक्ट हो।
ये क्यों करते होते हैं? ये आपने वेरीफाई करना है कि क्या आपके जो रिजल्ट्स हैं लिटरेचर के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। तो कोशिश करनी है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं जिस तरह के आपके आए हैं आप उसकी तरह के ही पेपर ढूंढो। फॉर एग्जांपल हमने निकाला एक्सपोर्ट्स का जीडीपी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है और मैंने 4-5 पेपर ढूंढ लिए जिन्होंने लिखा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आपने लिख देना है उस लाइन के अंदर साइटेशन डाल के, साइटेशन क्या होती है उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आपने उसके अंदर लिख देना है कि मेरे रिजल्ट्स सेम वैसे ही हैं जैसे इन बंदों के, उनके नाम लिख के ईयर्स लिख देने हैं, ठीक है। इसे डिस्कशन कहते हैं। उसके बारे में कमेंट्री करनी कि मेरे रिजल्ट्स ये आए हैं, इसी तरह के रिजल्ट्स दूसरों ने निकाले हैं और उसके बारे में आपने बताना कि ये ऐसे क्यों आए हैं। एक्सपोर्ट्स का अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आया है तो आपने कहना है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है एक्सपोर्ट का, क्योंकि जब एक्सपोर्ट होती है तो बाहर लोग चीज़ें बेचते हैं, बाहर से डॉलर्स आते हैं एक तो, और दूसरा जब एक्सपोर्ट बाहर और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की, जब डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होएगी तो लेबर ज़्यादा, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होएंगी। तो इस तरह आपने एक डिस्कशन लिख देनी है अपने टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन में। लास्ट चैप्टर होता है कंक्लूजन एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन का। इसके अंदर आपने 2 पैराग्राफ लिखने हैं जस्ट कंक्लूजन में। एब्स्ट्रैक्ट में तो क्रक्स था ना, कंक्लूजन में थोड़ा सा स्ट्रेच किया होता है उसको, एब्स्ट्रैक्ट ठीक हो। इसके अंदर आपने लिख देना ऑब्जेक्टिव ये था, ये डेटा था, ये फाइंडिंग्स थी, और काफ़ी ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा स्ट्रेच करना, थोड़ी सी डिटेल्ड होती है ये। एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल क्रक्स होता है, कंक्लूजन थोड़ा सा डिटेल्ड होता है। इसमें आपने ये भी बता देना होता है कि इसमें इस तरह का रिजल्ट निकला इसमें, और साथ में एक आपने नई हेडिंग देनी है पॉलिसी रिकमेंडेशंस की। उससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स आए आपने पॉलिसी को रिकमेंड भी करना है। फॉर एग्जांपल आपने देखा एक्सपोर्ट्स का इम्पैक्ट है पॉजिटिव किस पे, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, तो आपने पॉलिसी रिकमेंडेशन में लिख देना है कि मेरी पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है कि अगर पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी करनी है तो उसको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, ये पॉलिसी रिकमेंड कर दिया आपने। फॉर एग्जांपल एक और रेमिटेंसेस का आपका आ गया पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे, तो आप पॉलिसी रिकमेंड ये करोगे हमारी स्टडी ने ये निकाला है कि रेमिटेंसेस का पॉजिटिव इम्पैक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, तो अगर आपने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छा करना है तो रेमिटेंसेस को ज़्यादा करो, ठीक है। जो रिजल्ट है उसी से रेलिवेंट पॉलिसी आपने रिकमेंड कर देनी है। लिमिटेशंस, हर रिसर्च की लिमिटेशंस होती हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता कि लिमिटेशंस ना हो। लिमिटेशंस मतलब हदूद जो, अब देखें ये आप काम कर रहे हो इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन इकोनॉमी इन पाकिस्तान, आप पाकिस्तान पे काम कर रहे हो, क्या आपने इंडिया को देखा? नो। बांग्लादेश को देखा? नो। तो इस तरह लिमिटेशन में आपने लिमिटेशन लिख देनी है कि मेरी स्टडी सिर्फ इस एरिया को के ऊपर काम कर रही है और जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ इन्हीं के लिए वैलिड हैं। तो लिमिटेशंस आपने अपनी लिख देनी है। एक पहला कंक्लूजन मेन हेडिंग होएगी, सब हेडिंग होएगी पॉलिसी रिकमेंडेशन, फिर सब हेडिंग होएगी लिमिटेशंस। आपने स्टडी की लिमिटेशन लिख देनी। कौन सी लिमिटेशंस? अगर आप टाइम सीरीज पे डेटा काम करो तो आप कह दो कि पैनल डाटा मजीद अच्छा हो सकता है। अगर आप पैनल डाटा पे काम करो आप लिख दो टाइम सीरीज मजीद अच्छा हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने बहुत से वेरिएबल इग्नोर किए, अगर उनको डाल के चेक किया जाए तो रिजल्ट और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। आप ये भी लिख सकते हो लिमिटेशन में। आप ये भी लिख सकते हो कि मैंने ARDL लगाया, आप जो हैंसन को इंटीग्रेशन लगा के देख लो, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने सारी अपनी हर चीज़ के बारे में लिमिटेशंस लिख देनी है। आपने लिमिटेशंस लाजमी लिखनी है ताकि पता लग जाए कि कौन कौन से आने वाले रिसर्चर जो होते हैं उनके लिए फ़ायदा हो जाता है कि उनको पता लग जाता है यार इसने ये चीज़ें इग्नोर की हैं, इसको मैं करता हूँ। लिमिटेशन। फ्यूचर एवेन्यूज़, तो आपने एक पैराग्राफ ये भी लिख देना है कि आने वाले रिसर्चर को क्या करना चाहिए। आप लिख दो कि मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट है, जो आने वाले रिसर्चर्स हैं उनके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि वो पाकिस्तान की बजाय पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का कंपैरिजन करें। तो एक पैराग्राफ छोटा सा 2-3 लाइनों का आपने लिख देना है। आप यूँ करें लिमिटेशंस एंड फ्यूचर एवेन्यूज़ की एक ही हेडिंग बनाए, उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें लिमिटेशन लिख दें और एंड वाली लाइन में लिखते हैं कि जो आने वाले रिसर्चर्स हैं उनको इन लिमिटेशंस के साथ टैकल करना चाहिए, इनको देखना चाहिए। एंड वाला होएगा आपका जिस पे आपकी रिसर्च एंड होएगी वो है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब होता है जितने पेपर्स आपने लिटरेचर रिव्यू में लिखे थे उनकी लिस्ट सारी, और जो आपने फाइंडिंग्स रिजल्ट्स निकाले उनके साथ जो मिलते जुलते आपने पेपर ढूंढे थे उनकी भी लिस्ट आपने एंड पे डाल देनी है। ये कैसे लिखते हैं इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। रेफरेंसेस और इन टेक्स्ट साइटेशन ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। रेफरेंसेस एक चैप्टर होता है जो कि इस थीसिस के एंड में होता है जिसमें रेफरेंसेस की लिस्ट होती है। इन टेक्स्ट साइटेशन का मतलब होता है जो पैराग्राफ जब आप लिखते हो ना,
इंट्रोडक्शन में आपने कोई पैराग्राफ लिखा, आप खुद से कोई पैराग्राफ नहीं लिख सकते, आपने कहीं ना कहीं से पढ़ के लिखना है। तो जो भी चीज़ आपने कहीं ना कहीं से तो पढ़ी होगी, जिस जगह से पढ़ी होगी उसका आपने रेफरेंस लिखना होता है उसके अंदर। तो जो पैराग्राफ के अंदर नाम लिखते हो ना, जिस तरह ये देखो लिखा हुआ है बेकर 2012, ली 2016 एंड मैकआडो 2017, रूट ब्लॉग पोस्ट अबाउट ब्ला ब्ला ब्ला, ये देखो ये साइटेशन है, इसे कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। ये कोई पैराग्राफ है उसके अंदर लिखा गया, लेकिन रेफरेंसेस ऐसे नहीं होते। रेफरेंसेस सिंपल लिस्ट होती है कि कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा गया इस रिसर्च को करने के लिए।